नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइस ऑफिशियल पर। तो आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ईंधन यानी कि फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले केमिस्ट्री में हम ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर चुके हैं। लगभग 90% जो केमिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है। कुछ ही टॉपिक बचे हैं जो हम कवर कर लेंगे। तो ईंधन ईंधन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले हम पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ईंधन यानी कि फ्यूल। तो ईंधन वे पदार्थ होते हैं जिन्हें जलाए जाने पर वायु के संपर्क में आकर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। यानी कि ईंधन क्या है? तो ईंधन वो पदार्थ है जिसे जब हम जलाते हैं तो जब वायु यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में आकर जब वो जलता है तो इससे हमें हीट मिलती है, ऊष्मा मिलती है। इस प्रकार के पदार्थ में एक अथवा एक से अधिक दहनशील तत्वों को यानी कि जो कंबस्टिबल एलिमेंट होते हैं इनकी उपस्थिति होती है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर आदि। जो दहन की प्रक्रिया होती है ना, इसमें जो ईंधन होता है इसकी रासायनिक ऊर्जा यानी कि केमिकल एनर्जी ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। बहुत बार पूछा गया है कि जो दहन की प्रक्रिया होती है इसमें ऊर्जा किस में रूपांतरित हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो केमिकल एनर्जी से यानी कि रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा थर्मल एनर्जी में रूपांतरित हो जाती है। जैसे ये लकड़ी है, लकड़ी को यानी कि जब इसमें हम आग लगाएंगे, इसका दहन करेंगे, आग लगाने पर क्या होगा, इसकी जो केमिकल एनर्जी है वो अब थर्मल एनर्जी पर यानी कि इससे हमें हीट मिलेगी, ऊष्मा मिलेगी। तो इसकी केमिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये ईंधन से आपको याद रखना है। तो आगे देखते हैं। तो देखिए, दहनशील और गैर दहनशील पदार्थ दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। ईंधन के बारे में हम पढ़ ही रहे हैं, तो ये भी देख लेते हैं। तो दहनशील पदार्थ कौन से होते हैं? तो ऐसे प्राकृतिक अथवा कृत्रिम यानी कि नेचुरल और आर्टिफिशियल पदार्थ जो आग एवं ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर समय जल जाते हैं। यानी कि जो आग या ऑक्सीजन के संपर्क में आए और जल जाएं, वो दहनशील पदार्थ कहलाते हैं। अथवा किसी अन्य पदार्थ के दहन की प्रक्रिया में सहायक हो या किसी दूसरे पदार्थ को जलाने की प्रक्रिया में सहायक हो, वो दहनशील पदार्थ कहलाएंगे। जैसे लकड़ी है, कागज है, कोयला है, पेट्रोलियम है। ये क्या है? ये दहनशील पदार्थ हैं। मतलब कि जिनमें आग पकड़ ले वो दहनशील पदार्थ हैं। और इसके विपरीत वे पदार्थ जो किसी भी प्रकार से ना तो स्वयं जलते हैं और ना ही दहन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। ना तो वो खुद जलते हैं, ना किसी को जलाने में, मतलब किसी भी पदार्थ को जलाने में वो सहायक होते हैं। वो गैर दहनशील पदार्थ कहलाते हैं। जैसे पानी हो गया, लोहा, पत्थर, मिट्टी, रेत। ये क्या है? ये गैर दहनशील पदार्थ हैं। यहाँ से आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर दहनशील पदार्थ है या कौन सा दहनशील पदार्थ है? बस आपको इतना याद रखना है, जो जिसमें आग पकड़ ले वो दहनशील पदार्थ है और जिसमें आग ना पकड़े वो गैर दहनशील पदार्थ है। अब आगे हम एक एक करके जितने इंपॉर्टेंट ईंधन है ना, जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, सारा हम देख लेते हैं। सबसे पहले कोल गैस। तो कोल गैस क्या होती है? तो कोल गैस मुख्यतः हाइड्रोजन, मीथेन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का गैसीय मिश्रण है। इससे पहले आपको एक चीज समझाता हूँ। देखिए, तो जो कोयला होता है ना, कोयले को जब 1300 डिग्री सेल्सियस में भंजन भंजन क्या होता है? भंजन यानी कि कोयले को एक चैम्बर में डाल दिया जाता है, बंद कमरा समझ लीजिए, जिसमें वायु की अनुपस्थिति होती है। क्योंकि अगर वायु इसमें उपस्थित हो तो कोयला जलने लग जाएगा, जल के खत्म ही हो जाएगा। तो वायु अनुपस्थित होगी, इसमें वायु की अनुपस्थिति होगी। और 1300 डिग्री सेल्सियस पर जब इसका भंजन किया जाता है ना, तब ये इसमें से कोल गैस बनती है और कोक बनता है। यानी कि कोयले को जब एक चैम्बर में डाला जाता है, चैम्बर में मान लीजिए कोयले को डाल दिया गया, इसमें वायु नहीं है, बिल्कुल भी वायु नहीं है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन वगैरह होगी तो कोयला जल के खत्म ही हो जाएगा। तो जब इसको भंजन यानी गर्म किया जाएगा, इसमें से कोल गैस निकलेगी और कोक निकलेगा। तो कोल गैस क्या होती है? कोल गैस में मीथेन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और हाइड्रोजन होती है। याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कोल गैस का संगठन क्या है, उसमें क्या क्या मिश्रित होता है। तो मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, और इसी में से गर्म करने पर कोक निकलती है। तो कोक समझ लीजिए कि जो कोयला है ना, कोयले को जलाएंगे तो धुआं निकलेगा, लेकिन कोक को जलाया जाएगा तो धुआं नहीं निकलेगा। बिल्कुल एकदम शुद्ध प्रकार का समझ लीजिए कि ईंधन है। जैसे दूध है, दूध में से घी निकलता है, दूध को गर्म करो, एकदम गाढ़ा करो, बाद में एकदम घी निकलता है ना, वैसे कोक है कि कोयले को एकदम गर्म करके उसमें से जो भी
उसका जो मॉइस्चर है, नमी है, वो तो कोल गैस के रूप में निकल गई, लेकिन जो बचा शुद्ध वो कोक है। कोक जो एकदम इसमें से धुआं नहीं निकलेगा। तो कोक को भी अगर हम गर्म करेंगे ना, तो गर्म कोक पर जो गर्म कोक है, मतलब कि एकदम लाल कोक है, उस पे अगर वायु प्रवाहित कर दी जाए तो उत्पाद गैस जिसे हम प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे। और अगर गर्म कोक पर जल को प्रवाहित कर दिया जाए तो उसे जल गैस कहते हैं, ये हम आगे देख लेंगे। बस अभी आप इतना समझ लीजिए कि कोयले को जब भंजन किया जाता है 1300 डिग्री सेल्सियस पर, तो उसमें से कोल गैस निकलती है। जिसमें और जो कोल गैस होती है उसमें क्या होता है, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। और जो कोक होता है एक तरह से शुद्ध कोयला, आप इसको समझ लीजिए। शुद्ध कोयला नहीं कहेंगे, लेकिन कोयले को भंजन करने के बाद जो मिलेगा वो कोक है। तो अब हम समझते हैं कोल गैस, क्योंकि डायग्राम से आपको समझ आ गया। तो कोल गैस में मुख्यतः क्या होता है, तो हाइड्रोजन होती है, मीथेन होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ये तो इतनी बार रिपीट हुआ है ना, हर एक परीक्षा में रिपीट हुआ है बहुत बार। इन गैस का ये मिश्रण है कोल गैस, जिनमें कुछ अन्य यौगिक भी होते हैं, मतलब कि मेन रूप से तो यही होता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ अन्य यौगिक भी होते हैं। तो देखा जाए तो जो हाइड्रोजन है ना कोल गैस में, ये 47% होता है, 47%। मीथेन 32%, कार्बन मोनोऑक्साइड 7%। मुख्य रूप से हम देख लें तो यही तीनों हैं, लेकिन इसके अलावा भी देखा जाए तो जो एसिटिलीन है वो 2% होता है, एथिलीन 3%, नाइट्रोजन 4% और कार्बन डाइऑक्साइड 1% और बाकी अन्य गैसें होती हैं। आप देखेंगे कि मेन मुख्य रूप से 47% हाइड्रोजन हो गया, 32% मेथेन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड 7%। तो मेन रूप से इन तीनों को याद रखना, और परीक्षा में भी यही तीनों पूछे जाते हैं। तो कोल गैस का जो निर्माण होता है ना, ये लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जब कोयले का भंजक आसवन करने पर, अर्थात उसे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाने पर होता है। मैंने भी आपको बताया ना डायग्राम में, जब कोयले को 1300 डिग्री सेल्सियस पर, कितने 1300 डिग्री सेल्सियस पर, वो भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भंजन किया जाता है, तब हमें जाकर कोक तथा कोलतार उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तब हमें कोल मिलता है। जब कोयले को, ये भी याद रखना कितने डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि एक बार परीक्षा में ये भी पूछ लिया गया था। तो 1300 डिग्री सेल्सियस पर जब इसका भंजन किया जाता है। तो हमने ये डायग्राम समझ लिया। अब आगे हम कोक समझते हैं, क्योंकि हमने देखा कि जब हम कोयले को भंजन करते हैं तो कोक और कोल गैस निकल रही है। तो कोक क्या होता है, तो कोक कोयले के भंजक आसवन, जिसे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं, इसके पश्चात ठोस अवशिष्ट के रूप में प्राप्त होता है। क्योंकि जो कोयला है, एक तो उसमें से गैस निकल गई और दूसरा ठोस निकला, जिसे हम कोक कहते हैं जब उसको गर्म किया गया। तो जो कोक होता है ना, ये दो रूपों में होता है। एक होता है मुलायम कोक, जिसे सॉफ्ट कोक कहते हैं, और एक होता है कठोर कोक, इसे हार्ड कोक कहा जाता है। तो जो सॉफ्ट कोक होता है ना, ये भंजक आसवन, आसवन मैंने समझा ना 1300 डिग्री सेल्सियस पर जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो इसके दौरान 600 से 650 डिग्री सेल्सियस ताप पर धुआं उत्पन्न किए बिना ये जलता है, तथा घरेलू ईंधन के रूप में इसे प्रयोग किया जाता है। ये मुलायम कोक होता है। और जो कठोर कोक होता है, ये भंजक आसवन के दौरान 1200 से 1400 डिग्री सेल्सियस तापमान पर प्राप्त किया जाता है, और ये जलने पर धुआं उत्पन्न करता है तथा धातु कर्मीय प्रक्रिया के लिए, यानी कि मेटलर्जिकल प्रोसेस, जो धातु बनाने की प्रक्रिया में इसका उपयोग होता है। तो बस आप इतना याद रख लेना, इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, मैं आपको बस समझा दे रहा हूँ ताकि आपकी नॉलेज में ये रहे कि कोक जो होता है ये कब प्राप्त होता है, जब कोयले को 1300 डिग्री सेल्सियस पर इसका भंजन किया जाता है, तो उसमें से हमें कोल गैस और कोक मिलती है। अब आगे देखते हैं। तो देखिए, उत्पाद गैस, हमने ये भी देखा था ना कि उत्पाद गैस और जल गैस उसी डायग्राम में। तो उत्पाद गैस क्या होती है, तो जब गर्म कोक के ऊपर वायु को प्रवाहित किया जाता है तो उत्पाद गैस प्राप्त होती है। और जल गैस क्या होती है, जब गर्म कोक के ऊपर जल को प्रवाहित किया जाता है तो इसे जल गैस की प्राप्ति होती है। तो यहाँ से प्रश्न क्या बनता है, यहाँ से बस दो ही प्रश्न बनते हैं, कभी उत्पाद गैस या वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस प्रश्न आएगा ना, तो दो ही प्रश्न बनेंगे कि वाटर गैस का संगठन क्या है, इसका कंपोजिशन क्या है, और प्रोड्यूसर गैस का कंपोजिशन क्या है। तो जो वाटर गैस होती है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है, और जो प्रोड्यूसर गैस होती है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन होता है। तो बस यही पूछा जाएगा कि जो प्रोड्यूसर गैस है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ किसका मिश्रण होता है, तो हाइड्रोजन। प्रोड्यूसर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन। तो याद करना भी आसान है। तो जो वाटर होता है H2O होता है ना, तो इसमें H2 है। और जो प्रोड्यूसर गैस, इसमें हमने देखा ना वायु प्रवाहित हो रही है, तो हवा में ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, तो इसमें N2 है।
तो याद करना मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान है। कार्बन मोनोऑक्साइड में इसमें हाइड्रोजन का मिश्रण होगा तो वाटर गैस है। प्रोड्यूसर गैस में क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन का मिश्रण होगा। तो अब हम आगे देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 पूरे साल का करंट अफेयर कवर कर दिया है। इसकी वीडियो जो है यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी है, आप उसे देख सकते हैं। अगर आपको पूरी ई बुक चाहिए तो आप पूरी ई बुक या तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें इस नंबर पर, तब आपको ये ई बुक मिल जाएगी। और अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट से भी बाय कर सकते हैं। इसके क्यूआर कोड को स्कैन कर लें, नहीं तो हमारी वेबसाइट से का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आगे हम चलते हैं। पूरा करंट अफेयर इसमें कवर है, पूरे साल का, कोई भी परीक्षा हो उससे बाहर नहीं बनेगा। आगे देखते हैं कोयला। तो कोयला क्या होता है? कोयला आपको पता ही है। देखिए कोयले से प्रश्न क्या बनता है हमारे लिए, वो इम्पोर्टेंट। कोयला क्या है ये सब तो आप जानते ही हैं। ये जो प्रश्न बनते हैं ना, वो प्रश्न है कि कोयला जो है 4 प्रकार का होता है। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या भूरा कोयला और पीट कोयला। ये 4 प्रकार के क्यों हैं? तो देखिए कोयला जो होता है ना, कोयले में जितनी कार्बन की मात्रा अधिक होगी, समझ लीजिए उतना ही बढ़िया कोयला है। जितनी इसमें कार्बन की मात्रा अधिक, उतना वो कम धुआं देगा और उतना ही ज़्यादा वो जलेगा। जितनी कार्बन की मात्रा कम होगी, धुआं उतना कम जलेगा, मतलब उसे हमें कम ऊष्मा मिलेगी और धुआं ज़्यादा होगा। तो कार्बन की मात्रा जितनी अधिक है उतना अच्छा कोयला है। तो जो एंथ्रेसाइट होता है ना, ये सबसे बढ़िया कोयला होता है। ये सबसे श्रेष्ठ कोयला होता है। इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है ना, वो 90 से लेके 95% तक होती है। जब इतना ज़्यादा कार्बन की मात्रा होगी, तो ये जो इससे हमें जो ऊष्मा मिलेगी वो भी इतनी ही मिलेगी और जो धुआं होगा बहुत कम होगा, नाम मात्र का धुआं होगा। बिटुमिनस ये दूसरे नंबर पर आता है। इसे डामर कोयला या मुलायम कोयला या घरेलू कोयला कहा जाता है। कई बार सर्दियों में अपने घर में हम कोयला लेके आते हैं ना, जलाते हैं, तो वो बिटुमिनस ही होता है। यह दूसरा सबसे अच्छा कोयला होता है। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है 88 से लेकर 85% तक हो। तीसरे नंबर पर आता है लिग्नाइट या भूरा कोयला। तो इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 75% होती है। लेकिन ये बनता है कि भूरा कोयला किसे कहा जाता है, तो लिग्नाइट को ही भूरा कोयला कहा जाता है। चौथे नंबर पर आता है पीट कोयला। तो ये सबसे निम्न कोटि का, सबसे निम्न स्तर का कोयला होता है। इसमें वाष्पशील पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, यानी कि इसको जलाने पर बहुत धुआं निकलेगा और कार्बन की मात्रा 50 से 60% तक होती है। तो पीट कोयले को आप जलाएंगे ना तो बहुत धुआं देगा ये। और इसमें क्योंकि कार्बन की मात्रा कम होती है, इसलिए इसमें धुआं ज़्यादा होता है। तो बढ़िया कोयला होता है एंथ्रेसाइड में 90 से लेकर 95% तक कार्बन की मात्रा होती है। और लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। कोयले से आपको बस इतना याद होना चाहिए, इससे बाहर कोयले से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अब आगे है बायोगैस। तो बायोगैस क्या होती है? तो जिसे हम आम भाषा में गोबर गैस कहते हैं ना, वही बायोगैस होती है। तो कार्बनिक जैविक पदार्थों जैसे गोबर, खाद, खाद्य, कृषि एवं वनस्पति अपशिष्ट, हरा कचरा आदि के अवायवीय अपघटन, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब उसका अपघटन होता है, तब हमें बायोगैस या गोबर गैस मिलती है। गोबर होता है या जो हम अनाज होता है खाने पीने के बाद, या कृषि और वनस्पति का जो अपशिष्ट होता है, या हरा कचरा होता है, जब इसे वायु की अनुपस्थिति में इसका अपघटन किया जाता है ना, तब हमें बायोगैस या गोबर गैस मिलती है। और गोबर गैस प्रणाली का जो आविष्कार है, ये एस बी देसाई ने किया था। नेम है कि जो गोबर गैस प्रणाली है जो हमें मिलती है, ये जो प्रणाली है इसका आविष्कार किसने किया था? तो ये एस.बी. देसाई ने किया था। तो जो बायोगैस होता है ना, प्रश्न तो यहाँ से बनता है, इसका कंपोजिशन कि मुख्य रूप से बायोगैस में क्या होता है? तो मीथेन, सबसे ज़्यादा इसमें मीथेन होती है। इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा बायोगैस में क्या होगी? मीथेन। और प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, मीथेन की बायोगैस में किसकी सबसे ज़्यादा अधिकता होती है? तो मीथेन की। उसके बाद इसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड 25 से 50%। उसके बाद इसमें होता है नाइट्रोजन 0 से 10%। फिर होता है हाइड्रोजन, फिर होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से क्या होता है? मीथेन होता है बायोगैस में। तो आगे चलते हैं। आगे है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसे हम कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, शॉर्ट में हम कह देते हैं सीएनजी। तो सीएनजी क्या होती है? तो प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ज्वलनशील गैस अधिक दबाव के कारण जब तरल अवस्था में आ जाती है, तो इसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहा जाता है। तो जो गैस होती है ना, गैस गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दूर दूर होते हैं, तो ये दूर दूर इसके मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब इसे कंप्रेस किया जाता है, यानी कि समझ लीजिए इसको दबाया गया। आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे एक तकिया होता है ना, तकिए में रुई भरी होती है, तो फूला होता है, तो कई बार उसको आप दबा देते हैं तो चपक जाता है ना। तो क्या कर दिया, उसे आपने कंप्रेस कर दिया। तो कंप्रेस होने पर क्या हुआ? जो तकिए के अंदर हवा थी ना पहले, अब उसको आपने कंप्रेस कर दिया, दबा दिया।
इसी प्रकार तो उसके मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए। जितना वो पास आएंगे, जैसे ठोस होती है ना, कोई वस्तु ठोस होती है तो उसके मॉलिक्यूल्स एकदम करीब होते हैं ठोस वस्तु के। ठोस के बाद क्या होता है, द्रव। द्रव के मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर होते हैं। द्रव के बाद होता है गैस। गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं और दूर दूर होते हैं, अणु। तो जब इसके मॉलिक्यूल्स को हम दबाएंगे, तो मतलब गैस को दबाएंगे तो तरल अवस्था में आ जाती है, लिक्विड फॉर्म में थोड़ा आ जाती है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स पास आ जाते हैं। तो इसी प्रकार जो सीएनजी है, सीएनजी में क्या किया गया कि जो गैस है उसको कंप्रेस कर दिया गया। कंप्रेस करेंगे तभी तो गैस को सिलेंडर में भरते हैं। जैसे एलपीजी वगैरह है, उसमें भी क्या होता है, कंप्रेस की होती है गैस, एलपीजी में भी जो हम सिलेंडर यूज करते हैं। तो इसको संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं, और प्राकृतिक गैस का संपीड़ित रूप है जिसे 200 से लेकर 250 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है। यानी कि इसकी भी एक सीमा होती है, ये नहीं कि जितना मन करे कंप्रेस कर दो। इसे 200 से लेकर 250 किलोमीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार डिटेल में पूछा जाता है ना, तो ये पूछ लिया जाता है। इसमें ये कम स्थान घेरते हैं। जाहिर सी बात है, जब इसे कंप्रेस किया जाएगा तो इसका आयतन कम हो जाएगा, कम स्थान पर घेरेगी, और जो दबाव है उचित दबाव के साथ इंजन के दहन प्रकोष्ठ में प्रवेश कर सके, और दबाव बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। कि जब इसको कंप्रेस करेंगे, किसी भी चीज़ को जितना दबाया जाएगा ना, उतनी ही वो चीज़ मतलब कि उसका रिएक्शन होगा। जब इसको दबाया जाएगा तो इसका दबाव तो बढ़ जाएगा, और उतनी ही तेज से इसका प्रेशर बढ़ेगा। तो संपीड़ित करने से हानिकारक गैसों का उत्सर्जन भी काफ़ी कम हो जाता है। और जो सीएनजी होती है ये कम प्रदूषण करती है। पेट्रोल व डीजल की गाड़ियों की तुलना में ना सीएनजी में कम खर्च होता है, तथा वह डीजल की तुलना में ये कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन अपना ऑक्साइड आदि गैसों का उत्सर्जन भी कम करती है। यानी कि पर्यावरण में कम प्रदूषण करती है। तो सीएनजी का जो कंपोजिशन होता है, इसमें सबसे ज़्यादा मीथेन होती है। मीथेन, एथेन और प्रोपेन। तो मीथेन, एथेन और प्रोपेन, जिसे मैप से याद कर सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से मीथेन होती है, एथेन होती है और प्रोपेन होती है। तो मैप याद रख लेना आप। जब भी सीएनजी पूछा जाए कि इसका कंपोजिशन, तो उसके कंपोजिशन में मीथेन, एथेन और प्रोपेन, मुख्य रूप से मीथेन। अब आगे चलते हैं। तो द्रविड़ पेट्रोलियम गैस से हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। तो प्राकृतिक गैस से प्रोपेन और ब्यूटेन को अत्यधिक दाब से द्रवित करके घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग में लाया जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से इसका कंपोजिशन क्या है, तो प्रोटेन और ब्यूटेन। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कौन है, प्रोपेन और ब्यूटेन इसमें सबसे ज़्यादा होता है प्राकृतिक, इसमें अपना एलपीजी में। और सुरक्षा की दृष्टि से इसमें मार्केप्टन नामक सुगंध युक्त यौगिक मिलाते हैं, जिससे गैस रिसाव का पता लग सके। तो जो एलपीजी गैस होती है ना, इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होगा, मुख्य रूप से इसमें ब्यूटेन होगा और प्रोपेन होगा। बीपी से याद कर सकते हैं, ब्यूटेन और प्रोपेन। लेकिन जो ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होती है ना, इसमें कोई गंध नहीं होती, यानी कि इसकी कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, कोई स्मेल नहीं है। तो जब भी सिलेंडर होगा, रिसाव होगा, गैस आपको पता है कितनी खतरनाक होती है। जब एलपीजी गैस का रिसाव हो, तो और हमें इसमें कोई गंध है ही नहीं, तो गैस का रिसाव होगा तो आग उग लगने का खतरा है। इसीलिए क्या किया जाता है, इसमें मार्केप्टन नामक एक दुर्गंध युक्त यौगिक मिलाया जाता है। मार्केप्टन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको मिलाया क्यों जा रहा है, ताकि जब भी गैस का रिसाव हो, क्योंकि जब गैस का रिसाव होगा, इसको मिलाया गया है तो ये भी बाहर निकलेगा, तो इसमें दुर्गंध आएगी। तो आपको एलपीजी सिलेंडर की बदबू आती है ना, वो मार्केप्टन यौगिक के कारण ही आती है। अगर इसमें मार्केप्टन ना मिलाया जाए तो हमें कोई बदबू नहीं आएगी, नहीं दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए इसमें मार्केप्टन मिलाया जाता है, ताकि इससे जब भी रिसाव हो, गैस का रिसाव हो, तो दुर्गंध हो। कितनी तेज दुर्गंध होती है आपको पता है ना, हल्का सा भी रिसाव हो तो तेज दुर्गंध होती है। इसके कारण होती है, मार्केप्टन के कारण। नहीं तो एलपीजी का अगर रिसाव हो, तो कोई जो उसमें गैसें हैं ना, उसमें कोई भी गंध है ही नहीं, कोई रिसाव का पता चलेगा ही नहीं। लेकिन मार्केप्टन नामक सुगंध युक्त यौगिक मिलाते हैं, जिससे हमें गैस रिसाव का पता चलता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप में से कितने लोगों को पता था बताइएगा। अब आगे चलते हैं। तो देखिए, आगे हम पढ़ते हैं रॉकेट ईंधन के बारे में। ईंधन के बारे में पढ़ ही रहे हैं। तो जो रॉकेट ईंधन होता है, रॉकेट में से दो प्रकार के ईंधन प्रयोग किए जाते हैं, है ठोस ईंधन यानी कि सॉलिड फ्यूल, और एक होता है द्रव ईंधन, लिक्विड फ्यूल। तो नियंत्रण एवं दक्षता यानी कि कंट्रोल और एफिशिएंसी की कमी के कारण ठोस ईंधन की अपेक्षा द्रव ईंधन का प्रयोग अधिक किया जाता है। ज़्यादातर द्रव ईंधन का उपयोग किया जाता है। रॉकेट के ईंधन को नोदक या प्रणोदक कहा जाता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि रॉकेट के ईंधन को क्या कहा जाता है, तो प्रणोदक कहा जाता है। और ये दो प्रकार का होता है, ठोस प्रणोदक और द्रव प्रणोदक। प्रणोदक यानी कि जो रॉकेट का ईंधन है, तो उसे हम प्रणोदक कहते हैं। प्रणोदक के एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, जैसे थायोकोल है और पोलीब्यूटाडाइन है, पोलीब्यूटाडाइएन, पोलीब्यूटाडाइएन और थायोकोल।
और इसमें देखा जाए द्रव प्रणोदक यानी कि लिक्विड में, तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, केरोसिन और हाइड्रोजन ये मुख्य रूप से द्रव प्रणोदक हैं। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं पेट्रोलियम। तो देखिए पेट्रोलियम जो शब्द है ना, ये पेट्रा यानी कि चट्टान और ओलियम का मतलब होता है तेल। तो जो हम चट्टानों का तेल से मिलता है ना, उसी से मतलब शब्द से बना है ये पेट्रोलियम। पेट्रा क्या होता है, चट्टान, और ओलियम होता है तेल, इसको शॉर्ट में हम ऑयल भी बोलते हैं ना, ऑयल। ओलियम तेल और पेट्रा चट्टान, इससे मिलकर बना है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम एक गहरे रंग का तैलीय द्रव है, ऑयली लिक्विड है, आपको पता है। और पेट्रोलियम का जो निर्माण होता है ना, ये समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ था। जैसे जैसे इन जीवों की मृत्यु हुई है, उनके शरीर समुद्र के तल में दब गए और रेत और मिट्टी की परतों से ढक गए। लाखों वर्षों में हवा की अनुपस्थिति के कारण, वहां पर कोई हवा है नहीं, उच्च तापमान और उच्च प्रेशर यानी दाब के कारण जो मृत जीव है ना, ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल गए हैं। मतलब लाखों साल लगते हैं, ये नहीं कि कोई आज जीव मर गया तो वो पेट्रोल बन गया। मतलब कि लाखों साल वायु की अनुपस्थिति हो, हाई प्रेशर हो, हाई टेम्परेचर हो, तो तब जाकर पेट्रोलियम बनता है। पेट्रोलियम यानी कि गहरे रंग का एक तैलीय द्रव बनता है, और पेट्रोलियम एक गहरे रंग का गाढ़ा तैलीय द्रव है। पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों, अंशों को अलग करने की प्रक्रिया को ही शोधन के रूप में जाना जाता है, यानी कि इसको रिफाइनरी में लेकर जाया जाता है, फिर इसमें से पेट्रोल निकलता है, अपना डीजल वगैरह जो निकलता है, और यह एक पेट्रोलियम रिफाइनरी में किया जाता है, रिफाइनरी में लेकर जाया जाता है। डीजल, तो डीजल क्या होता है? तो यह इंजनों में प्रयोग किया जाने वाला द्रव होता है, जो पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त होता है। ये क्या होता है, अभी आपको समझाता हूँ। जब आंतरिक दहन इंजनों में डीजल जलाया जाता है, तो अनेक गैसें निकलती हैं, जिनमें से कुछ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। पर भारी वाहनों में डीजल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि डीजल कुछ सस्ता होता है, भारी वाहनों को खींचने के लिए इसमें शक्ति भी ज़्यादा होती है, और कुल ईंधन की खपत में कमी आती है जिससे। क्योंकि जो डीजल वगैरह होता है ना, पेट्रोल इतना, पावर की बात की जाए तो डीजल की पावर ज़्यादा है, भारी वाहन जो होते हैं उनमें डीजल का उपयोग किया जाता है। तो क्या होता है ना कि जब जब भी जो क्रूड ऑयल होता है, जैसे हमें जो निकलता है नीचे से क्रूड ऑयल निकलता है, उसे क्रूड ऑयल कहते हैं। तो क्रूड ऑयल को क्या किया जाता है, इसे हम रिफाइनरी में लेकर जाते हैं, तो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग चीज़ें निकलती हैं, समझ रहे हो आप। जैसे दूध होता है, दूध को गर्म किया जाता है, तो जब उसे 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, वो उबलने लगेगा, उबलने के बाद उसके ऊपर एक मलाई की परत जम जाती है, जमती है कि नहीं। तो उसी प्रकार क्या होता है कि क्रूड ऑयल को लाया जाता है और उसे गर्म किया जाता है, तो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग चीज़ें निकलती हैं। अलग अलग टेम्परेचर पर जैसे 300 डिग्री सेल्सियस गर्म करेंगे, तो क्या होगा, उसमें से डीजल निकलेगा। तो इसी प्रकार अलग अलग टेम्परेचर पर उसको गर्म करते हैं, तो अलग अलग चीज़ें निकलती हैं, और यहाँ से पाइप निकाल देते हैं और इकट्ठा कर लेते हैं, इतने टेम्परेचर पर ये निकलेगा, इतने टेम्परेचर पर ये निकलेगा। तो यही है प्रभाजी आसवन। अब हम आगे चलते हैं। तो ऑक्टेन संख्या होती है और एक सीटेन संख्या होती है, बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है, ऑक्टेन संख्या और सीटेन संख्या। तो ऑक्टेन संख्या और सीटेन संख्या है क्या? तो इस दोनों के प्रयोग से ईंधनों की गुणवत्ता को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो कौन से ईंधनों की गुणवत्ता प्रयोग किया जाता है? तो पेट्रोल और डीजल की गुणवत्ता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो ऑक्टेन संख्या होती है ना, इसे पेट्रोल की शुद्धता को ऑक्टेन संख्या से मापते हैं, तथा ऑक्टेन जो पैमाना होता है वो 0 से लेकर 100 के मध्य होता है। जितना ज़्यादा होगा उतना पेट्रोल की शुद्धता ज़्यादा होगी। कई बार आप जब पेट्रोल भराने जाते हैं, तो आपसे पूछता है ना, स्पीड पेट्रोल डाल दें। स्पीड पेट्रोल भी एक होता है पावर वाला, जिसके जो थोड़ा महंगा होता है, क्योंकि उसकी जो ऑक्टेन संख्या ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा शुद्ध है। तो पेट्रोल की जो शुद्धता होती है, ये ऑक्टेन संख्या से मापी जाती है। और सीटेन संख्या क्या है? तो डीजल की शुद्धता को सीटेन संख्या से मापते हैं। सीटेन पैमाना भी 0 से 100 के मध्य होता है। तो ऑक्टेन से पेट्रोल की शुद्धता को मापा जाता है, और सीटेन से डीजल की शुद्धता को मापा जाता है। उसके बाद इसी के साथ ये भी याद रखना, अस्फोटन क्या होता है, नोकिंग क्या होती है। तो कई बार क्या होता है कि जब आप अपनी अपनी बाइक को चलाकर आते हैं, उसको खड़ी करते हैं, खड़ी करेंगे तो आप उसमें सुनेंगे कि खट खट की आवाज़ आती है। ऐसा लगता है कि तेल रिस रहा है, खट खट आवाज़ आती है ना इंजन में से। तो क्या होता है, तो ईंधन से आने वाली खटखटाहट की आवाज़ को ही अस्फोटन यानी कि नोकिंग कहा जाता है। और इस नोकिंग को कम करने के लिए पेट्रोल में टेट्रा इथाइल लेड मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? टेट्रा इथाइल लेड मिलाया जाता है, ताकि ये जो नोकिंग की आवाज़ है, ये नोकिंग है, ये कम हो सके। तो जो ईंधन से आने वाली खटखटाहट की आवाज़ है ना, इसी को नोकिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि लाल तप्त कोक पर, यानी कि लाल हो चुके कोक पर जल वाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण होता है, इसे क्या कहते हैं?
कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का मिश्रण हो रहा है तो इसे कौन सी गैस कहेंगे? इसे जल गैस कहा जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि जल गैस का मिश्रण क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, कई बार आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड है या कार्बन डाइऑक्साइड है, तो याद रखना कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण ही जल गैस का मिश्रण है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है? कोल गैस होता है उसमें क्या क्या होता है? उसमें देखिए मीथेन होता है, प्लस उसमें अपना हाइड्रोजन होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो कोल गैस में मुख्य रूप से इन तीनों का मिश्रण होता है, मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड हमने पढ़ रखा है। ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ये रहा ऑप्शन है हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को क्या कहा जाता है? यहाँ पर पूछा गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, इसके गैसीय मिश्रण को क्या कहा जाएगा? तो इसमें नाइट्रोजन आ गई, यानी कि ये प्रोड्यूसर गैस है। तो ये होगा, ये रहा ऑप्शन सी प्रोड्यूसर गैस, जिसे उत्पादक गैस भी कहा जाता है। सी इसका सही जवाब है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? तो क्या भरकर इसमें गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? तो मरकैप्टन। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि गोबर गैस में मुख्यतः होती है, तो गोबर गैस में मुख्यतः क्या होती है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, मुख्य रूप से मीथेन होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी मुख्य रूप से निम्नलिखित का मिश्रण है। तो एलपीजी में मुख्य रूप से क्या होती है? तो बीपी, ब्यूटेन और प्रोपेन। ऑप्शन यहाँ पर आप देखिए रहा प्रोपेन और ब्यूटेन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि रॉकेट में से किस प्रकार का ईंधन प्रयुक्त होता है? बायोमास, कोक, प्रणोदक या कोल गैस। तो आपको पता है रॉकेट ईंधन को प्रणोदक कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है? तो जिसमें सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है उसे एंथ्रासाइड कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भूरा कोयला किस नाम से जाना जाता है? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस या एंथ्रासाइड। तो भूरा कोयला लिग्नाइट के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी मुख्यतः बनी होती है। तो सीएनजी मुख्यतः किससे बनी होती है? तो मेथेन, एथेन और प्रोपेन मैप, इसमें मुख्यतः पूछी गई है तो मुख्य रूप से मेथेन होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो बहुत बार स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं? कि दिमाग में क्या आता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी की फुल फॉर्म, पर नहीं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसकी फुल फॉर्म नहीं है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। बहुत बार कंफ्यूजन होती है कि जब एलपीजी आता है ना परीक्षा में तो हमारे दिमाग में आता है एल से लिक्विड, पी से पेट्रोलियम, जी से गैस, पर नहीं, लिक्विड की जगह क्या होगा? लिक्विफाइड होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो अगर आपको हमारी कोई भी ई बुक बाय करनी है तो आप हमारी वेबसाइट से बाय कर सकते हैं, या आप व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर देंगे तभी आपको ई बुक मिल जाएगी। अगर आपको कोई वेबसाइट में प्रॉब्लम आती है या ई बुक बाय नहीं हो रही तो आप व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मतलब मैसेज कर सकते हैं। और आप हमारी वेबसाइट से भी इसको बाय कर सकते हैं। इन दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या तो आप क्यूआर कोड को स्कैन कर लेंगे तब भी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। और अगर आपको हमारी कोई पीडीएफ चाहिए तो आप स्टडी वाइन्स ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जब भी वीडियो अपलोड होती है यूट्यूब पर तब भी यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, और पुरानी जितनी भी पीडीएफ है ना इस पर सब अपलोड हुई हुई हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।